जय हिंद। इस वीडियो में कक्षा 10 बायो की दूसरी क्लास में जो हमने पहली क्लास में अध्याय 15 पढ़ा हुआ था उसको आगे बढ़ाएंगे। खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बना रहे हैं। अपन पहली क्लास में भी देख चुके हैं। जिन बच्चों ने ये नहीं समझा उसको मैं डबल से रिवाइज कर देती हूँ कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस पौधों ने अपना भोजन बनाया तो पौधे इसीलिए उत्पादक कहलाते हैं। इस भोजन को प्रथम स्तर के उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कीट, फिर कीट को मेंढक द्वितीय स्तर का उपभोक्ता, द्वितीयक स्तर से तृतीयक उपभोक्ता स्तर में और तृतीयक उपभोक्ता स्तर से सर्वोच्च मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से भोजन का ये क्रम लगातार चलता रहता है, निरंतर चलता रहता और एक पथ या श्रृंखला बना लेते हैं जिसे कि हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है, एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा पहुंच रही है, अर्थात ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। अब ऊर्जा के हस्तांतरण का 10% का नियम देखेंगे हम। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण या स्तर एक ट्रॉपिक स्तर बनाता है। इसे ऑटोट्रॉफ्स या निर्माता पहले ट्रॉपिक स्तर पर हैं। रेमंड लैंडमैन ने 1942 में एक ट्रॉपिक स्तर से अगले तक ऊर्जा के हस्तांतरण का 10% का नियम दिया। इस नियम के अनुसार एक ट्रॉपिक लेवल से ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी ट्रांसफर करने के दौरान ऑर्गेनिक सिर्फ 10% हिस्सा ही मास के रूप में स्टोर होता है, बाकी वातावरण में हस्तांतरित हो जाता है, जैसे कि हम इस ऊर्जा हस्तांतरण के डायग्राम के द्वारा देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सूर्य से 100 जूल ऊर्जा पौधों तक आ रही है। इसमें पौधे केवल उसका 10% भाग अर्थात 10 जूल ऊर्जा ही ग्रहण कर रहे हैं, बाकी 90 जूल ऊर्जा वातावरण में स्थानांतरित हो जाती है। इस 10% ऊर्जा को भोजन के रूप में खरगोश ग्रहण करता है, तो उसमें 10 जूल का 10% केवल 1 जूल ही वह भोजन के रूप में संचित करता है, बाकी 9 जूल ऊर्जा वातावरण में स्थानांतरित हो जाती है। इस खरगोश को गिद्ध ग्रहण करेगा तो उसके अंदर ऊर्जा 0.1% पहुँचती है, अर्थात प्रत्येक स्तर में 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो रहा है, बाकी ऊर्जा वातावरण में पहुँचती है। इसमें भी आप देख रहे हैं एरो के द्वारा कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वह एक दिशीय है, एक दिशा में हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं खाद्य जाल। तो आहार श्रृंखला को हमने पढ़ा कि आहार श्रृंखलाएं सरल थी, उनमें भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर तक आसानी से पहुंच गया और ऊर्जा भी एक दिशी थी कि एक जीव से एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा था। लेकिन खाद्य जाल में बहुत सी आहार श्रृंखलाएं आपस में आड़े तिरछे में जुड़कर एक जाल के समान संरचना बनाती हैं, तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि पौधों द्वारा जो निर्मित भोजन है उसे खरगोश भी ग्रहण कर रहा है, चूहा भी, चिड़िया भी, कीट भी और टिड्डे भी। फिर चिड़िया को हम देखते हैं तो चिड़िया को सांप भी ग्रहण करता है, चिड़िया को बाज भी ग्रहण करता है। चूहे को देखें तो चूहे को सर्प भी भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है और बाज भी भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। तो इस तरह से जीव भोजन के लिए आड़े तिरछे में जुड़कर एक जाल जैसा बना रहे हैं, इसीलिए हम इसे खाद्य जाल कहते हैं। अब ओजोन परत। तो ओजोन परत क्या है ये हम देखेंगे। तो ओजोन एक गैस है, यह O3 के अणुओं से मिलकर O3 इसका अणु सूत्र O3 है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। तो
जबकि सामान्य ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 परमाणु पाए जाते हैं और यह ऑक्सीजन जीवनदायिनी है। तो उच्च स्तरीय अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन के परमाणु को O और O में तोड़ देते हैं। तो O जो स्वतंत्र परमाणु है, फिर वह ऑक्सीजन से क्रिया करके O3 या ओजोन बना लेता है। ओजोन, इस डायग्राम में हम ओजोन परत का स्तर देखेंगे कि ओजोन परत 10 से 15 किलोमीटर के जो समताप मंडल है उसमें पाई जाती है। इस समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। अब ओजोन परत की हम परिभाषा देखते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है और यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं, अर्थात ओजोन परत एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करती है। अब इसमें ओजोन चित्र में हम देख रहे हैं कि ओजोन परत का क्षरण कैसे हो रहा है। तो समताप मंडल के नीचे की ओर आप देख रहे हैं ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर उद्योग धंधों, जो औद्योगिक फैक्ट्री वगैरह है उनके द्वारा आप देख रहे हैं कि CFC इनके द्वारा निकल रहा है और ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत से क्रिया करके उसको लगातार पतला बना रहा है, जिसके कारण इसमें छिद्र हो रहे हैं। अब ओजोन क्षरण का प्रभाव, दुष्प्रभाव। तो ओजोन क्षरण के कारण परावैंगनी किरणें यदि आती हैं तो त्वचा का कैंसर होने की संभावना रहती है। यह मनुष्य और जंतुओं के DNA की संरचना में भी बदलाव लाता है, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 2, इसके कारण आँखों में मोतियाबिंद की बीमारी उत्पन्न होती है और यदि समय पर यदि इसका उपचार नहीं किया गया तो मनुष्य अंधा भी हो सकता है। परावैंगनी किरणें मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं, जिसके कारण कई संक्रामक रोग के शिकार भी हो सकते हैं। परावैंगनी किरणें पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी प्रभावित करते हैं। एक विशेष प्रकार की परावैंगनी किरणें UVB जो समुद्र में कई किलोमीटर तक प्रवेश कर समुद्री जीवन को क्षति पहुंचाती है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट वाली क्लास में पूछ सकते हैं।